वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 1 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है आईडीएमपी के बारे में। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, प्रॉपर शेड्यूल के साथ करना चाहते हैं तो आपके लिए है आईडीएमपी प्रोग्राम, जहां पे एनसीईआरटी के टेस्ट और वीडियो लेक्चर्स होंगे। जो भी टेस्ट होंगे उनका कॉपी इवैल्यूएशन कर दिया जाएगा। प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे डेली बेसिस पे और फुल लेंथ पे भी। 2 जूम मेंटरशिप सेशंस भी होंगे। 8 सीसैट के टेस्ट हैं, 6 ऐसे टेस्ट हैं और 21 जो बुकलेट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा दी जाएगी। इस प्रोग्राम के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो या तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर यहाँ पे मेल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पहले आर्टिकल पे। हमारा पहला आर्टिकल अभ्यास के बारे में है। अच्छा, आप लोग अक्सर इस बारे में सुनते होंगे कि डीआरडीओ ने इस मिसाइल का टेस्ट किया और इस मिसाइल ने सक्सेसफुली अपने टारगेट को जाके हिट कर दिया। अब मिसाइल के बारे में तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो टारगेट जिसको ये लोग बात बात पे हिट करते रहते हैं, जब मन में आया तब हिट कर दिया, जिस मिसाइल से मन में आया उस मिसाइल से हिट कर दिया, उस बेचारे टारगेट की तो कोई बात करता ही नहीं है। आज हम उसी टारगेट की बात करेंगे। वो जो सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट में टारगेट हिट किया जाता है वही है ये अभ्यास। हाल ही में इंडिया ने इस टारगेट को भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। हमने इसे इंडिजीनियसली डिजाइन किया है, डेवलप किया है। यह है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे उड़ीसा से टेस्ट किया गया। डीआरडीओ ने डिजाइन और डेवलप किया है। डीआरडीओ की जो एक एस्टैब्लिशमेंट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने इसे बनाया है। सिग्निफिकेंस ये है कि इस टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है कई सारी मिसाइल सिस्टम्स की इवैल्यूएशन में। इसी टारगेट को हिट करके देखा जाता है कि वो मिसाइल बढ़िया से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, फर्दर इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि एक रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो क्रिएट करता है किसी वेपन सिस्टम के लिए। मान लीजिए कोई फाइटर जेट आ रहा है, तो फाइटर जेट को मिसाइल अगर हिट करेगी तो ये टारगेट बिल्कुल जो फाइटर जेट आता है बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करेगा, वैसे ही खुद को रेप्लिकेट करके शो करेगा, पोर्ट्रे करेगा। फीचर्स की बात करें तो ये गैस टर्बाइन इंजन से रन करता है जो कि लंबे समय तक उड़ सकता है और वो भी सबसोनिक स्पीड से। फर्दर ये फुली ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए डिजाइंड है, खुद से उड़ता रहेगा और लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इसमें जो भी एक्टिविटीज है उनको चेक किया जा सकता है। जो अभ्यास सिस्टम है ये इक्विप्ड है रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर से। रडार क्रॉस सेक्शन ये बताता है कि रडार कितनी इफिशिएंसी के साथ किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है, और इंफ्रारेड सिग्नेचर ये डिटरमाइन करता है कि जो इंफ्रारेड टेक्निक्स हैं उनसे हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों भी इसमें है। इसके बेसिस पे हम इसे इस तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई एरियल थ्रेट बाहर से आ रहा है, हम बिल्कुल उसे उसी तरीके से बिहेव करवा सकते हैं और फिर एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में हमारी मिसाइल्स उस पर अच्छे से काम करेंगी कि नहीं करेंगी उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं एडीई की। एडीई एक की एरोनॉटिकल सिस्टम डिजाइन लेबोरेटरी है, काइंड ऑफ लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी का काम क्या होता है? वो वेरियस डिजाइन्स को तैयार करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स को डिजाइन और डेवलप करते हैं। फर्दर कोई और एरोनॉटिकल सिस्टम है, जैसे अभ्यास ही है, ये भी एक उड़ने वाला ऑब्जेक्ट है जिसको हिट करके मिसाइल्स टेस्ट किए जाते हैं, तो ये उसको भी डेवलप कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैपस्टोन के बारे में है। नासा ने अभी हाल ही में कैपस्टोन को लॉन्च कर दिया है। ये बहुत ही छोटा सा सैटेलाइट है जिसे क्यूबसैट कहा जाता है। ये माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसी के साइज का एक छोटा सा सैटेलाइट है जिसका वेट 55 पाउंड के आसपास है, यानी कि 25 केजी। जो कैपस्टोन है ये मैंने बता दिया कि माइक्रोवेव ओवन साइज का एक क्यूबसैट है। इसका फुल फॉर्म है सिसलूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें तो समझ में आ गई। सिसलूनर है, इससे ये समझ में आ गया कि ये लूनर यानी कि मून से रिलेटेड होगा। फर्दर यहां पर एक वर्ड और है एक्सपेरिमेंट, मतलब इसे किसी एक्सपेरिमेंट के पर्पज से भेजा गया है। तो 2 बातें तो हमें इसके नाम से समझ में आ ही गई हैं कम से कम। अब यहां पर देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आने वाले समय में जो फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे चांद के ऑर्बिट में, उसको हम अच्छी तरीके से इवेल्युएट कर सकें कि क्या उसमें रिस्क हैं, और उस रिस्क को हम कैपस्टोन के माध्यम से रिड्यूस भी कर सकते हैं। कैपस्टोन को बेसिकली क्या स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है, अब ये समझिए। चांद पर नासा आर्टेमिस मिशन भेज रहा है। आर्टेमिस मिशन भेजने के साथ ही साथ नासा का ऑब्जेक्टिव ये है, एस्पायरेशन ये है कि वो चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश कर दें। एक ऐसा स्पेस स्टेशन जहां से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो चांद के अलग अलग लोकेशंस पे आसानी से आ जा सकें और ये उनके लिए एक स्टे की तरह वर्क करे। अब ये जो छोटा सा स्पेस स्टेशन
चांद के यानी कि मून के ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया जाना है, उसे स्टैब्लिश किया जाना है नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट में। हेलो ऑर्बिट बेसिकली एक ऐसा ऑर्बिट होता है जो किसी दो ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशन के बेसिस पे वर्क करता है। देखिए, ये दो बॉडीज की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। इस केस में ये जो ऑर्बिट है नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट, ये अर्थ और मून के ग्रेविटेशन के बीच में एडजस्ट किया जाएगा। अब ये जो ऑर्बिट होते हैं, चूंकि ये ग्रेविटेशन फील्ड के सेंटर में स्टेबलाइज किए जाते हैं, इस वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं। फर्दर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसे बहुत कम प्रोपेलेंट या फ्यूल की जरूरत होती है इनसर्किल करने के लिए। जैसे चांद के चारों ओर चक्कर लगाने में ज्यादा एनर्जी जाएगी नहीं। अब ये जो हेलो ऑर्बिट है, इसी ऑर्बिट में नासा का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपना एक छोटा सा जो स्पेस स्टेशन है वो स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन क्या ये ऑर्बिट सेफ है? क्या ये ऑर्बिट एक बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा उस स्पेस स्टेशन को जो ये आने वाले समय में भेजने वाले हैं? एक गेटवे, मून के चारों ओर घूमने वाला एक छोटा सा स्पेस स्टेशन। इसी चीज को स्टडी करने के लिए कैपस्टोन को इसी ऑर्बिट में चक्कर लगवाया जाएगा 6 महीने तक, ताकि देख सकें कि बाद में जब स्पेस स्टेशन ऑर्बिट करेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आपको कैपस्टोन का एक बेसिक ऑर्बिट तो ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया। तो ये जो कैपस्टोन है वो NHRO में यानी कि हेलो ऑर्बिट में एंटर करेगा। तो जब ये चांद के नजदीक होगा यानी कि यहां पर, तो इसकी चांद से जो डिस्टेंस है वो 1600 किलोमीटर की होगी। और जब ये चांद से अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा तो इसकी डिस्टेंस यहां से 70,000 किलोमीटर की होगी, मतलब बहुत दूर होगा। ये 6.5 दिनों में चांद का एक चक्कर लगा लेगा और ऐसा ये करेगा 6 महीनों तक। तो ये तो मामला हो गया कैपस्टोन का। उम्मीद है आपने समझ लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मत्तेवारा फॉरेस्ट के बारे में है। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क PM मित्र स्कीम के तहत प्रपोज किया गया है पंजाब में, उसके इंडस्ट्रियल हब वाले रीजन में, लुधियाना में। लेकिन वहां के जो लोकल्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इस पूरे प्रोजेक्ट का सख्ती से विरोध कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि इस प्रकार से हम मत्तेवारा जो फॉरेस्ट का रीजन है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे पंजाब के या लुधियाना के लंग्स के तौर पे देखा जाता है। जो प्रपोज्ड जो प्रोजेक्ट है ये मत्तेवारा फॉरेस्ट के बिल्कुल नजदीक में है और सतलुज नदी के फ्लड प्लेन्स के एरिया में भी आ जाता है। ये जो पूरा फॉरेस्ट का एरिया है ये 2300 एकड़ में फैला हुआ है और सतलुज नदी के किनारे है लुधियाना में। अब यहां पर देखिए, आगे समझते हैं इसको। लुधियाना जो सिटी है बिल्कुल पास में है, 4 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से है भारत के, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है लुधियाना। मत्तेवारा फॉरेस्ट को लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के लंग्स के तौर पे देखा जाता है। वो वहां की हवा को साफ करता है। अगर हम उसे ही बर्बाद कर देंगे तो लुधियाना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी नुकसान होगा। यहाँ पे बहुत सारी एनिमल और एवियन स्पीसीज भी मिल जाती हैं, जैसे पिकॉक्स, सांभर, एंटीलोप्स यानी कि नीलगाय, मंकी, वाइल्ड बोर, डियर, सांभर, ये सब मिल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रिमपैक एक्सरसाइज 2022 के बारे में है। फुल फॉर्म होता है रिम ऑफ द पैसिफिक। ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है। इस बार ये हवाईयन आइलैंड और सदर्न कैलिफोर्निया में 29 जून से 4 अगस्त के बीच में चल रही है। अब देखिए, रिम ऑफ पैसिफिक ये लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है जहां पे 4 क्वाड कंट्रीज तो होती हैं। 4 क्वाड कंट्रीज आपको पता है, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसके अलावा कुछ और भी पैसिफिक कंट्रीज होती हैं। 2 साल में एक बार ये जून से जुलाई के महीने में होता है। US नेवी का जो इंडो पैसिफिक कमांड है वो इसको हैंडल करता है। देखिए, ये रीजन है हवाई का, ये USA है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे सोलोमन आइलैंड है, ये फीजी है, यहाँ पे टोंगा है। इनके बारे में हमने कल के आर्टिकल में भी डिस्कस किया था। कुक आइलैंड यहाँ पर है, यहाँ पे समोआ है, यहाँ न्यूजीलैंड दिख रहा है और ये हवाई आइलैंड है। तो यहाँ पर और USA के कैलिफोर्निया के पास में ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया जा रहा है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सी लेन्स की सिक्योरिटी रहे, सेफ्टी रहे वर्ल्ड ओशियंस में। 2022 की थीम रही कैपेबल, एडाप्टिव एंड पार्टनर्स। इंडिया का पार्टिसिपेशन किया देखा जाए तो इस इंडिया की ओर से INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पैक्स के बारे में है, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हाल ही में 63,000 पैक्स को डिजिटाइज करने का मन बना लिया है। देखिए, ये क्रेडिट सोसाइटीज हैं, मतलब ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो फार्मर्स को लोन देती हैं, फार्मर्स से डिपॉजिट भी लेती हैं। मतलब जो इन पैक्स के मेंबर होंगे वो अपने डिपॉजिट्स देंगे, पैसे देंगे और यही जो फार्मर्स इनके मेंबर्स हैं ये उन्हें ही लोन दे देते हैं। अब देखिए, 3 लेवल पे ये पैक्स जो हैं बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक से वर्क करते हैं। 2 टियर में एक आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स,
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और सबसे लोवेस्ट लेवल पे आते हैं पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये जो पहला लेवल है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको तो नाबार्ड ने पहले ही ऑटोमेटेड कर दिया है। कमांड बैंक कॉमन बैंकिंग जो सॉफ्टवेयर है सीबीएस, उसके साथ इनको अटैच किया जा चुका है। और अब नंबर आ गया है पैक्स का। जो पैक्स हैं ये ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो छोटे और मीडियम टर्म लोन्स देते हैं फार्मर्स को उनकी एग्रीकल्चर या फार्मिंग एक्टिविटी के लिए। ये ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पे काम किया करते हैं फार्मर्स के लिए इन जनरल। पहला जो पैक्स है इसे 1904 में बनाया गया था। ये कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के बेसिस पे वर्क करता है जहां पे मेंबर्स डिपॉजिट करते हैं और मेंबर्स लोन लेते हैं। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि ये कैपिटल रेज करें ताकि ये लोन दे सकें और जो मेंबर्स हैं उनकी इसेंशियल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सकें। और भी इनका काम होता है, इनका काम केवल लोन देना नहीं होता, ये डिपॉजिट्स मेंबर्स से लेते हैं ताकि सेविंग हैबिट मेंबर्स की या फार्मर्स की बढ़े। उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं सस्ती दरों पे। जो ब्रीड्स हैं लाइफ स्टॉक्स की उनको इंप्रूव करना, उनकी सप्लाई एंड डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। सभी नेसेसरी अरेंजमेंट करते हैं ताकि इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़िया बनी रहे। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए भी फार्मर्स को मदद देते हैं ताकि इनपुट्स एंड सर्विसेज जो भी जरूरी हैं वो उनको आसानी से मिल जाए। पैक्स मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये केवल डिपॉजिट लेके लोन नहीं देते बल्कि इसके अलावा ऑन साइट सप्लाई, मार्केटिंग, प्रोड्यूस और कंज्यूमर गुड्स की ट्रेडिंग कैसे हो इसके बारे में भी किसानों की मदद करते हैं। ये मिनी बैंक की तरह काम करते हैं जो फाइनेंस देने के साथ साथ फार्मर्स के एग्रीकल्चर इनपुट एंड कंज्यूमर गुड्स के लिए भी वर्क करते हैं। फर्दर ये फार्मर्स को वेयर हाउसिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनके फूड ग्रेन्स लंबे समय तक बचे रहें। यहां पे देखिए 2020 में ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके ऊपर प्रश्न आया। पहला स्टेटमेंट ये था कि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि डीसीसीबी उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट या पैसे देते हैं। अगर हम तुलना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक से करें तो मतलब इनकी तुलना में ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये ज्यादा लोन देते हैं। और दूसरा ये है कि डीसीसीबी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये पैक्स को फंड करें। देखिए ये मामला तो समझ में आ रहा है क्योंकि डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है और पैक्स के हायरार्की में एक ऊपर होता है, तो ये फंड तो करते होंगे। लेकिन ये काफी अनयूजुअल नहीं लग रहा कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और आरआरबी से ज्यादा लोन ये डीसीसीबी दे रहे हों। तो ये शुद्ध रूप से गलत है। मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बहुत वाइड होते हैं, बहुत अच्छी रीच होती है, वो ऑब्वियसली ज्यादा लोन देंगे। तो पहला गलत है, केवल दूसरा सही है। तो बी विल बी द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के बारे में है। अब देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर का जो क्लाइमेट सेंटर है, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज जिसे आप सीक्यूब बोल सकते हो, और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WRI इंडिया, इन्होंने पार्टनरशिप करी है इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को लॉन्च करने के लिए। अब यहां पे मामला क्या है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। हमारी सोसाइटी में जो भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, हम उनके जो भी सॉल्यूशंस ड्रॉ करते हैं वो सॉल्यूशंस ऐसे हों कि वो हमारे नेचर को यानी कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस को नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कहा जाता है, इकोलॉजिकली बेनिफिशियल हो। इंडिया का पहला नेशनल कोलेशन प्लेटफॉर्म है ये अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं या लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें एक साथ लेकर आया जाएगा। इसे लीड किया जाएगा न्यूआ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज सीक्यूब के द्वारा, जहां पे उन्हें मदद मिलेगी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI इंडिया की और सिटीज फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव की। सिटीज फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव क्या है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। फर्दर ने और भी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जैसे कि कैटरपिलर फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटिव। ये सभी लोग मदद कर रहे हैं इस नेचर बेस्ड सॉल्यूशन इंडिया फोरम में। बात करते हैं सिटीज फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव के बारे में। ये एक वॉलंटरी कोलिशन है 60 शहरों का, 60 सिटीज का, जहां पे वहां के मेयर्स और जो ऑफिसर्स हैं वो इसका पार्ट होते हैं। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सभी शहर इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि दुनिया में जो भी फॉरेस्ट हैं वो उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी हैं। इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं केवल वो आपके लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जो फॉरेस्ट हैं वो भी आपके लिए जरूरी हैं। तो सभी को कलेक्टिव तरीके से बचाया जाए, इस तरीके से हम अपना इकोनॉमिक और कल्चरल पावर या पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करें। तो ये तो सारा मामला हो गया। हमारा जो अगला पार्ट है इसमें हम रिविजन करेंगे। अभ्यास, ये रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो क्रिएट करता है वेपन सिस्टम को प्रैक्टिस करने के लिए, दैट्स ट्रू। कैपस्टोन इसरो ने लॉन्च किया है, गलत, नासा ने किया है। मातेवारा फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में है, गलत, पंजाब में है।
इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सोल्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, ये इसे लीड कर रहा है। दैट्स ट्रू। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।